हे गाइस, हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत प्यारे, अच्छे और मज़े में होंगे। आप सबकी पढ़ाई बिल्कुल धुआंधार चल रही होगी। तो बच्चों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये है आपका आईसीएसई क्लास हिस्ट्री एंड सिविक्स की चैप्टर 11 द मौर्यन एम्पायर। ये जो वीडियो आप देखने वाले हो, ये जो चैप्टर आपकी है, वो आपके बुक्स की लास्ट चैप्टर है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। बट एज यूजुअल गाइज, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार भी मैं पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हिस्ट्री में जितने भी आपने इस क्लास में आपने चैप्टर्स पढ़ी है, उनमें से लिटरली मैं बताऊं तो ये मेरा सबसे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे मेरा सेकेंड फेवरेट चैप्टर है। फर्स्ट जो चैप्टर फेवरेट मेरी है वो आपको मैंने इसके जस्ट पहले बताया था, द मौर्यन एम्पायर था, और ये सेकेंड द गुप्ता एम्पायर है। तो ये चैप्टर 10 द मौर्यन एम्पायर, यहाँ पे आपने देखा था कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके पूरे इंडिया को एकजुट करते हुए लार्ज लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे जो बहुत ही बड़ी एम्पायर बनाई थी। और उस वक्त पहली बार जो हमारा इंडिया है वो पहली बार अपने पूरे इतिहास में इतनी बड़ी एम्पायर में वो कहते हैं ना, अखंड भारत बनकर के आया था। और ठीक मॉडर्न एम्पायर के जाते ही जो हमारा इंडिया है वो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, कंट्री में कह सकते हो, एम्पायर्स में डिवाइड हो जाता है। इंडिया में उस वक्त कोई भी एक पॉलिटिकल कह सकते हो स्टेबिलिटी नहीं थी, पावर नहीं थी जो पूरे इंडिया को एकजुट करके एक माले में बांध करके रख सके। 500 सालों के इंतजार के बाद गुप्ता अंपायर की टाइमिंग में ऐसे होती है कि मौर्यन अंपायर की तरह ही पूरे इंडिया को एकजुट करके एक माले में पूरा हो जाता है। एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रांग लीडर आता है और इस टाइम पीरियड को हम लोग गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक मेंटेन रहती है, इंडिया में रूल करती है। जैसे कि हमने चैप्टर 10 में और चैप्टर 9 जो मौर्यन अंपायर था, यहाँ पे हमने इनके सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। तो जो बात करते हैं तो गुप्ता अंपायर की, और इस गुप्ता अंपायर को हम लोग इंडियन के एंसेंट इंडिया के गोल्डन एरा भी कहते हैं। गोल्डन एरा मतलब वो टाइम पीरियड जब यहाँ खुशहाली थी, इंडिया जो है अपने चरम स्थिति पे था और इंडिया का गुणगान विश्व के अनेक देशों में हुआ करता। तो मौर्यन अंपायर की फॉल के बाद आपने देखा था कि वहाँ पे जो शुंगा डायनेस्टी है वो बेसिकली अस्तित्व में आया था। और ये शुंगा डायनेस्टी उसने क्या करा था, चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि मौर्यन अंपायर के जो लास्ट रूलर बृहदत्त था उसकी हत्या करी और खुद का अपना एक अंपायर बना लिया। पर ये ज़्यादा दिन तो टिक नहीं सका, इसलिए हम लोग हिस्ट्री में याद भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं है। अब क्या होती है, कुछ समय के बाद जो कुषाण है, कुषाण बेसिकली कौन होते हैं, इंडिया के कह सकते हो जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में जिस भूभाग पे चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहा है उसके वेस्टर्न नॉर्दर्न साइड में, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है तो इस इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट यानी कि ये जो इलाका इधर इधर है ना, तो इस इलाके के आसपास में जो कुषाण है उनकी वंश कह सकते हो उसकी शासन चला करते थे। यहाँ पे कुषाण लोग रहा करते थे। ये लोग क्या करते हैं, इंडिया को अटैक करता है और इनके जो रूलर का नाम होता है कनिष्क। इंडिया को अटैक करने के बाद इंडिया के काफ़ी सारे भूभागों को अपने कब्जे में लेता है और यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करता है नॉर्दर्न इंडिया में एक बहुत ही लार्ज एम्पायर को स्टार्ट करता है, बिल्कुल खड़ा करता है। उसी टाइम पीरियड में जो साउथ है वहाँ पे कई सारे इंडिपेंडेंट जो रूलर हैं, किंगडम है, वो सामने आते हैं। उसी में से एक होता है शातवाहन, यहाँ पे आप चोला डायनेस्टी और पांडे डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हो जो कि साउथ इंडिया में बेसिकली रूल कर रहा था। तो बच्चों इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि जो हमारा इंडिया है वो कई सारे पार्ट्स में बच्चों डिवाइड हो गया है। द डिक्लाइन इन द पावर ऑफ द कुशाना एंड द शातवाहन वाज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल क्योश एंड इंस्टेबिलिटी। जब ये चीज़ें इंडिया में हो रही होती है, कुषाण आते हैं, वो जाते हैं, शातवाहन जो है वो आते हैं, बेसिकली वो यहाँ पे रूल करने का प्रयास करते हैं, तो काफ़ी मार काट धाड़ के तो लड़ाई वगैरह आपस में शुरू हो जाता है। हर एक दूसरे को हरा करके अपने आप को राजा बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। इंडिया वाज फ्रेगमेंटेड इनटू न्यूमरस स्मॉल किंगडम। मौर्यन एम्पायर के जाते हैं सिर्फ 100 सालों के अंदर इंडिया के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स आते हैं, उसमें से कुछ कुछ रिपब्लिक्स भी होता है यानी कि लोगों की शासन वाली सिस्टम भी होती है, और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट भूभाग पे डिफरेंट डिफरेंट जो राजा है वो रूल कर रहे होते हैं। अब समय बदल जाती है। अभी तो बच्चों याद करनी है आपको, मैं बताऊं यहाँ पे टाइमलाइन के बारे में, जैसे कि मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पे कैसे किया जाए, ये मैं ब्लैक पेन लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो टाइमलाइन में बनाऊँ, यहाँ पे मान लो अभी मैं हूँ, कहाँ हूँ मैं अभी मैं कहीं नहीं हूँ, ये जीरो है हमारा, मान लेते हैं, ठीक है। और मैं हूँ यहाँ पे अभी 2025 में, ठीक है। ये 2025 कैलेंडर है, हमारा कैलेंडर इस वे में बढ़ रही है, यानी कि हम यदि लेफ्ट साइड में कुछ ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, इसका मतलब मैं पास्ट में हूँ, और 25 में हूँ तो प्रेजेंट में हूँ। इसके आगे लाइन को ड्रॉ करी जाती है, कुछ इवेंट्स के बारे में यहाँ पे बताऊँ, इसका मतलब 2025 के बाद होने वाली है। बट आज की इस घटना में मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। ये हमारा है 1000 सेंचुरी, ठीक है, और इसके पीछे यहाँ पे है 2000 सेंचुरी, ठीक है। 2000 कैसे ईयर है। जब हम लोग जीरो पे होते हैं तो इसके जस्ट बाद
यहाँ पे जो टाइम पीरियड है इसे हम लोग कॉमन एरा कहते हैं, यानी कि CE से लिख रहे होते हैं, ठीक है। और जब मैं जीरो से पहले की बात करता हूँ तो इसके हम लोग लिखते हैं BCE। तो जब कभी आपको ईयर्स के बाद में CE लगा हुआ मिले, आप समझ जानिए कि जीरो के बाद की घटना है। तो लिखा है द बिगिनिंग ऑफ 4th सेंचुरी, 4th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में जो किंगडम है और जो रिपब्लिक है वो यूनाइट होना स्टार्ट होता है अंडर द इंपीरियल रूल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। जो गुप्ता डायनेस्टी उसकी कह सकते हो भारतीय इतिहास में एंट्री होती है, और ये करीब करीब 500 सालों के बाद मौर्यन अम्पायर की तरह ही गुप्ता अम्पायर को भी बहुत ज़्यादा विशाल, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और कह सकते हो एक्सपेंसिंग वाली जो, और ये जो गुप्ता डायनेस्टी आती है वो अगले करीब करीब 200 ईयर्स तक इंडिया में रूल करती है। The history of India was dominated by the powerful and highly efficient and accomplished Gupta ruler। और इस 200 ईयर्स के रिज्म के टाइम पीरियड में कई सारे महान हस्ती जो है, ग्रेट लीडर्स कह सकते हैं, वो गुप्ता अंपायर के टाइम पीरियड में जन्म लेते हैं और इंडिया को रूल करने का, इंडिया को नई दिशा देने का काम करता है। आगे लिखा है some historians have described the गुप्ता अंपायर एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो गुप्ता अंपायर की इस टाइम पीरियड को लोग गोल्डन एज कहते हैं। तो बच्चों जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रही होती है उसे हम लोग सोर्सेज कहते हैं। तो बच्चों यदि गुप्ता अंपायर की सोर्सेज के बारे में बात करी जाए कि आखिर जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो कितना वैलिड है, कैसे उस लिखी हुई चीज़ों को मान सकते हैं, तो भाई इस कुछ इन शॉर्ट कह सकते हो कि गुप्ता अंपायर की जो हिस्ट्री है वो अलग अलग प्रकार की जो सोर्सेज है वहाँ से वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके उसके ऐड करके जो है वो लिखी गई हिस्ट्री है। कुछ हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं और हमारे पास जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं। जिस प्रकार से हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्यन अंपायर के बारे में सोर्सेज देखा था, ठीक है, वैसे ही सोर्सेज हमारे पास इसमें भी है। यदि मैं बात करूँ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, लेकिन वो लिखी हुई किताबें जहाँ पे हमें गुप्ता अंपायर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है, तो बच्चों हमारे पास जो बुक है ना वो कालिदास की लिखी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। ये संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई कि बहुत ही ग्रेट लिटरेरी सोर्सेस है जो कि इंडिया के बहुत ही ग्रेट पोएट ड्रामेटिस्ट कालिदास ने लिखा था। एक और चीज़ याद रखनी, जो कालिदास हैं यही हैं जिसने रामचरितमानस भी लिखी है, जिनकी कथाएं, जिनकी जो गीत हैं, संगीत हैं, वो दिन प्रतिदिन हमारे आसपास सुनने को मिल जाती हैं। दूसरी जो सोर्सेज बच्चों हमारे पास है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लेकिन एक और सोर्स है जो कि हमारे पास है, वो है एक चाइनीज ट्रैवलर है जिनका नाम है फाहियान, बोले तो फाहियान। इनकी यात्रा जो है वो इंडिया में होती है, और ये क्या करते हैं, जो भी चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास अपने लाइफ में, उन सभी चीजों को इसने लिखा था। अब अगला टॉपिक बच्चों हमारा जो है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में वो सारी सोर्सेज आएंगी जो कि कहीं पत्थरों में लिखी हुई हैं। तो इन शॉर्ट बच्चों ये कह सकते हो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब होता है कि वो फिजिकल रिमेन्स जो हमारे पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा करी गई है, उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस जो भी लिखे पड़े हैं, जो भी निशान हैं, उसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स में कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स और जो ज्वेलरी वगैरह है पुराने ज़माने की, वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है। तो ये देखो हमारा है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आने की पत्थरों में लिखी हुई है। दूसरा है द आयरन पिलर जो कि महरौली में है। यहाँ पे भी चीज़ें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस वक्त ही लिखी पड़ी हैं, किंग का नाम है, टाइम पीरियड है, और किन चीज़ों से मिक्स करके बेसिकली उस टाइम पीरियड की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रूफ है, वो हमें पत्थरों में, मंदिरों में, पुराने बिल्डिंगों में लिखा हुआ मिलता है। उसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंडर लाते हैं। दूसरा स्कल्पचर से यानी कि बनी हुई आकृति जो कि है द स्कल्पचर ऑफ सीटेड गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा की बैठी हुई मुद्रा अवस्था में एक कह सकते कुछ स्टैचू है, वहाँ से भी जानकारी मिलती है। दूसरा है देवघर, देवघर टेम्पल, अजंता केव्स। दूसरा है द रूइंस ऑफ नालंदा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा है कि बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, हुआ करती थी। उस टाइम पीरियड की भी जो इन्फॉर्मेशन है कि किसने बनाया था, कैसे वहाँ सिस्टमेटिक वे में काम होती थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, उनके बारे में हमें यहाँ पे उसके रूइंस में बेसिकली प्रूफ मिलती है। और तो और जो कॉइन है वो तो छोटा ही नहीं सकता, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कॉइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। चलो, तो आज की चैप्टर बेसिकली इस वीडियो में हमने गुप्ता अंपायर की जो इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे हमने गोल्डन एज से क्यों कहते हैं भाई, कौन कौन से स्टार्टिंग में जो गुप्ता अंपायर की स्टैब्लिशमेंट कैसे होती है वो हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने इसकी सोर्सेज जो है लिटरेरी सोर्सेज या फिर आप बोलो जो आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, इसके बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट रूलर कौन बनता है, कितने वर्षों तक वो रूल करता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन होता है। तो बच्चों यदि रूलर्स के बारे में बात करी जाए तो फर्स्ट रूलर हमारा इस गुप्ता अंपायर के होती है, उसका नाम होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, है ना। ये जो फर्स्ट है वो इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं गुप्ता डायनेस्टी की, और इसने क्या करी, थरोन को बेसिकली मगध से असेंड करी थी 323
सीई में। बच्चों यहाँ पे ध्यान देनी है, ये सीई लिखा हुआ है। और ठीक इसी से करीब करीब 500 ईयर्स बिफोर 321 बीसीई में जो हमारा मौर्यन एम्पायर है उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो इसके बीच में मौर्यन एम्पायर की डिक्लीन होने के बाद और गुप्ता एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट होने के बीच में जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा ई इस्टेब्लिश्ड रहता है, लेकिन वो ना स्टेबल नहीं होती है ना, स्टेबल नहीं होती है। और उसमें कई सारे जो किंग हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, अपने आसपास के एम्पायर के साथ लड़ते रहते हैं और चाहते हैं कि मैं इंडिया का पावरफुल बनूं, बट कोई उस तरह का शासक नहीं आ पा रहा था। ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है उसने क्या करा, अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करने का प्रयास करा। उसने क्या करा, अपने किंगडम को बड़ा किया, क्योंकि आपको पता है ना, इसके पहले मैंने बताया कि जो इंडिया है कई सारे छोटे छोटे सेपरेट किंगडम्स में डिवाइड हो गया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी पढ़ करके, चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर है उसकी हिस्ट्री की कहानियाँ सुन के, ये अपने आप को 321 में मगध को अपने कब्जे में लेने के बाद ये बेसिकली कुमार देवी जो कि एक प्रिंसेस होती है, पावरफुल लिच्छवी ट्राइब ऑफ वैशाली। वैशाली एक जगह का नाम है जो कि हमने महाजनपदा के टाइम में पढ़ा है। तो वैशाली में एक लिच्छवी समुदाय कह सकते हो कम्युनिटी रहती है, उनकी जो राजकुमारी होती है उसका नाम होता है कुमार देवी। तो उनसे बेसिकली चंद्रगुप्त फर्स्ट की मैरिज हो जाती है। इसने क्या करा, पूरी पाटलिपुत्र को एज ए डॉरी प्राप्त किया था। बच्चों सोचो भाई क्या बात है, ये देखो उस समय में, यानी कि यदि मैं बात करूं यहाँ 321 सीई है, अभी का जो टाइमिंग है वो है 2025। दैट मीन्स इसके बीच का जो डिफरेंस है ना समय का, वो है ऑलमोस्ट कह सकते हो 1700 ईयर्स ना। तो 1700 साल पहले की बात है, उस वक्त जब चंद्रगुप्त फर्स्ट की मैरिज होती है। तो जो भाई लिच्छवी के अंडर में कंट्रोल में पाटलिपुत्र था ना, याद करो ये पाटलिपुत्र क्या है, ये पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना शहर है। तो ये पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है एज ए डॉरी यानी कि दहेज में पाता है, यानी कि एज ए गिफ्ट पाता है। जो लिच्छवी राजकुमारी होती है उसके जो पापा हैं वो पाटलिपुत्र को लोग गिफ्ट देते हैं। अभी के समय में पैसे देते हैं, सामान देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं। ये देखो पूरा का पूरा शहर का शहर गिफ्ट कर दिया। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो रुकता नहीं है। इन एम्पायर को अपने अंडर लेने के बाद कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है पाटलिपुत्रा में रूल करता है और कन्क्वेर करता है अपने आसपास कई सारे टेरिटरीज को, और धीरे धीरे लिच्छवीज की सपोर्ट से अपने इलाके को ये एक्सपेंड करता है, बहुत बड़ा बना देता है। धीरे धीरे उसने एक्सपेंड करा इस किंगडम को, और ये बिहार से उड़ करके इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश जो है इलाहाबाद, वहाँ तक पहुँच जाता है। ही रूल्ड फॉर 15 ईयर्स। हाँ, इसके टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है। ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है ये बेसिकली ज़्यादा दिनों तो रूल नहीं कर पाया, बट इसने फिर भी 15 ईयर्स तक रूल करी। अभी के समय में जो हमारा प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, वही 5 साल के लिए बनते हैं। जो विधायक है, सांसद, वो 5 साल के लिए बेसिकली राजा 5 ईयर्स के लिए शासन में आने के लिए मरे हुए रहते हैं। तो भी 5 ईयर्स जो है ना अभी के समय में काफ़ी बड़ी ड्यूरेशन होती है किसी भी सांसद, एमएलए और भी जो शासक के लिए। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो जो पूरे 15 साल तक शासक रहते हैं, और ये हम कहते हैं कि बहुत कम दिनों तक रहा, क्योंकि इसके आसपास में हमने देखा कई सारे शासक आते हैं जो 30 साल, 40 साल, 50 साल तक राजा बने रहते हैं। उनकी जो एम्पायर है वो लगातार उसके सक्सेसर के द्वारा चलाया जा रहा होता है। तो यहाँ पे आपको बस 2 चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट जो रूलर है आपका गुप्ता एम्पायर को, चंद्रगुप्त फर्स्ट होती है। ये लिच्छवी राजकुमारी से शादी करता है भाई, जिसका नाम होता है कुमार देवी। पाटलिपुत्रा इसको एज ए डॉरी मिल जाती है। और एक और चीज़ बच्चों आपको याद रखनी है कि इसके साथ ही चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ लिच्छवी। जो लिच्छवी है ना, अनिल कुमार देवी के घर परिवार वाले, उनकी हेल्प से। और ये अपनी किंगडम को बढ़ाते बढ़ाते इलाहाबाद तक पहुंचा देता है। ज़्यादा नहीं, बस 15 साल तक लिए रूल करा, लेकिन एज एक टाइटल उसे मिला 15 साल तक रूल करने के बाद, जो है महाराजाधिराज, यानी कि सिंपल और एक नॉर्मल साधारण सा राजा नहीं है। इसे लोग जो हैं, या फिर कह सकते हैं इसे टाइटल मिला पड़ा है महाराजाधिराज की। इसके बाद बच्चों इसके जो पुत्र होते हैं ना, जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त, ये कह सकते हो भाई क्या ही इसने तहलका मचा कर रखी थी हिस्ट्री में। उस टाइम पीरियड में जो हम लोग गोल्डन पीरियड कहते हैं गुप्ता एम्पायर को, तो गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज में बदलने में जो सबसे बड़ा हाथ किसी प्राणी का था ना, तो बच्चों आपका समुद्रगुप्त था। जिस प्रकार से समुद्र की कोई अंत नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती, बहुत विशाल होती है, उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट और सबसे सक्सेसफुल रूलर्स में से एक रहता है हमारे एंशिएंट इंडिया का। समुद्रगुप्त के बारे में बच्चों बात करी जाए तो इसने क्या है, थ्रोन को बेसिकली असेंड करा था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट जो रूलर जब डेथ हो जाती तब जाकर इसका पुत्र समुद्रगुप्त
राजा बनता है। नाम देखो काफ़ी सिमिलर कॉमन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होनी है। हाँ, कई बार मैं ना इस चैप्टर में चंद्रगुप्त मौर्य कह देता हूँ, तो आपको याद रखनी चंद्रगुप्त मौर्य वो वाली मौर्य नहीं है, ये चैप्टर 11 वाली मौर्य है। मौर्य नहीं, बेसिकली सिर्फ चंद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त फर्स्ट है। तो कंफ्यूज नहीं होनी, चूंकि दोनों का नेम सेम है और हमें इतनी सारी स्टोरी सुन रखी है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में, कि हर बार हमारे माइंड में चंद्रगुप्त बोलने के बाद वहाँ वन नहीं बल्कि ओह भाई फ्लो फ्लो में चंद्रगुप्त मौर्य कहला जाता है। तो प्लीज इसे आप मैनेज कर लेना। आगे लिखा हुआ ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन इंडियन हिस्ट्री। मैंने कहा ना इंडियन की हिस्ट्री की अब तक की एंशिएंट इंडिया में काफी ये ग्रेट रूलर में से एक रहते हैं। इसने द इलाहाबाद पिलर की जो इंस्क्रिप्शन है वो बनवाया है। बेसिकली इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन क्या कह सकते हो बच्चों, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में प्रयागराज सिटी है उसी को पहले इलाहाबाद कहा जाता था। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पता ना हो तो बच्चों आप इसे नोट कर सकते हो। उसने इंस्क्रिप्शन पत्थरों को काट के सजा के उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखवाई है, तो जो कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। और ये भाई लिखा किसने है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो पोर्ट में एक पॉइंट होते हैं, कोर्ट में एक पॉइंट होती है, इसका नाम होता है हरिसेन। तो ये हरिसेन की मदद से उसने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इलाहाबाद पिलर में लिखवाया था। ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें देती है अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। इस इंस्क्रिप्शन में चीज़ें जो हमें लिखी हुई मिलती है बच्चों, यहाँ पे हम लोग काफ़ी उससे ना बेसिकली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उसकी पुत्र समुद्रगुप्त आता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। समुद्रगुप्त जो है वो इज सपोज टू हैव डिफीटेड 9 किंग्स, कहा जाता है, माना जाता है कि उसने पूरे 9 राजाओं को बेसिकली डिफीट किया था। और कहाँ के राजा हैं, तो ये बच्चों इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स के राजा हैं और करीब करीब 12 राजाओं को बेसिकली इसने हराया था और वो रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में। तो बेसिकली कह सकते हो जो समुद्रगुप्त है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर था। ये क्या करते हैं, इंडिया को यदि मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो द नॉर्दर्न एरिया यहाँ पे 9 रूलर्स को हराया, जो साउदर्न एरियाज हमारा यहाँ पे करीब करीब 12 रूलर्स को बेसिकली इसने हराया था। समुद्रगुप्त फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट। समुद्रगुप्त के पास एक ही पॉलिसी है, एक ही चीज़ वो जानता है। जैसे हमारे जीवन में अभी हमारे जो बच्चे हैं उनकी लक्ष्य है किसी भी प्रकार से अच्छे मार्क्स लेकर आना, अच्छे मार्क्स लेकर आना, चाहे आपने साल भर पूरी पढ़ाई करी या ना करी। आप चाहते हो कि आपकी हिस्ट्री में, मैथ में, सोशल साइंस में, डिफरेंट जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब में भी अच्छे मार्क्स आए। भाई मेहनत हमें नहीं करनी है, बाकी नंबर पूरा चाहिए, है ना बच्चों। कुछ ऐसी होती है हमारे साथ, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो जो आपका समुद्रगुप्त मौर्य है इसकी भी अपनी एक पॉलिसी है और इसकी पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है। ये भाई इतना ज़्यादा कह सकते हो किसी भी चीज़ों को लेकर के डेडिकेटेड रहता है, किसने अपने एक्सपेंशन के लिए जी जान लगा देता है और ये एक्सपेंड अपने एम्पायर को, किंगडम को करता भी है। इन द नॉर्थ ही ऑक्यूपाइड आर्यवर्त। ये नॉर्थ पार्ट्स में आप जाते हो जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से पाके जाते हो, यहाँ पे आर्यवर्त नाम की पहाड़ियाँ मिलती है। ये देख पा रहे हो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ कुषाणों के रूलर है। यहाँ पे ये देखो शका लोगों की शासन है, यहाँ पे आप देख सकते हो वकाटक की शासन है। फिर प्रतिष्ठान है, यहाँ पे पल्लवों की शासन चल रही है पूरे इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल एरिया में। और यहाँ पे देख सकते हो वेस्टर्न साइड में आपका यहाँ पे, और नीचे आते तो यहाँ पे चोला शासन, पांड्य, चेरा, डिफरेंट इलाकों में जो है डिफरेंट लोगों की शासन रहती है। यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो एक्सपेडिशन है वो पहुंच जाती है डेक्कन मानी कि साउथ इंडिया में। ही रीच्ड एज फार साउथ एज द पल्लव कैपिटल कांची इन तमिलनाडु। द पल्लव किंग realized he could not face Samudragupta alone, so he formed a powerful confederacy to the king of South India under his leadership। बच्चों इस बात को समझना, जिस प्रकार से इस बार हमने इलेक्शन में देखा था ना, यहाँ पे आपको जरी सभी थोड़ी पूरी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होती होगी तो आपने बीजेपी, कांग्रेस, इन पार्टियों का नाम सुना होगा। और इसके इलेक्शन में 2024 में जो इलेक्शन हुई थी यहाँ पे आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, यानी कि जो बीजेपी पार्टी थी वो सरकार में थी, तो उनकी पार्टी को हराने के लिए, उसकी सरकार को गिराने के लिए जितनी सारी विपक्ष की पार्टियां, चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ वाली अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी हो गई हो, या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली पार्टी हो, ममता बनर्जी की जो पार्टी हो, अखिलेश यादव की जो उत्तर प्रदेश में पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने क्या करा था, एक तरह से कैसा तो संगठन बनाई थी जिसको हम लोग इंडिया अलायंस कहते थे। ठीक उसी प्रकार से साउथ इंडिया में जितने सारे किंगडम है यहाँ पे आपको दिख रहे जो नीचे में, इन सभी ने क्या करा, इन सभी ने बैठ के एक ग्रुप बनाया जिसको हम लोग कॉन्फिडेंसी कहते हैं। कॉन्फिडेंसी मतलब उसको एक संगठन बनाई, ग्रुप बनाई कि चलो भाई हम लोग मिल के इस समुद्रगुप्त का सामना करेंगे। बट समुद्रगुप्त जो काफ़ी होशियार से अपने लीडरशिप में इसने क्या करा, इन पावरफुल जो अलायंस हैं उनकी सामना भी करता है और सामना करके उसे डिफीट कर देता है। कॉन्फिडेंसी जो हार जाती है और इस तरह से जो तुम्हारा कह सकते हो समुद्रगुप्त है उसकी
जो कंट्रोल है वो साउथ इंडिया में इस साउथ वाले जो भाग हैं यहाँ तक आ जाती है। लेकिन ये क्या करता है ना, समुद्रगुप्त काफ़ी होशियार कह सकते हो, ये विद्वान भी है, बहुत ताकतवर स्ट्रॉन्ग लीडर भी है, रूलर भी है। इन्हें पता है कि भाई यदि मैं, ये देखो हमारे यहाँ पाटलिपुत्र इधर है, पाटलिपुत्रा में अपना कैपिटल बनाता हूँ और पूरे इंडिया के इस किनारे से लेके पूरे साउथ तक, इधर ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, चाहे सभी इलाकों तक रूल करने हो, तो भाई एक जगह से रह करके ना अच्छे से कंट्रोल करना, मैनेज करना उस वक्त काफ़ी मुश्किल भरा काम था। इसलिए ये क्या करता है, साउथ इंडिया में जितने सारे 12 रूलर्स हैं जिसको इसने डिफीट करा है, इसकी जो कॉन्फिडेंसी को बेसिकली कह सकते हैं कॉन्फिडेंसी को डिफीट करा है, उनको ये अपने कब्जे में नहीं लेता है, बल्कि ये क्या करता है, डिड नॉट अनेक्स दिस साउदर्न टेरिटरी, जो साउदर्न टेरिटरीज को अपने अंदर कॉन्फिडेंसी को हराने के बाद लेता नहीं है, बल्कि he realized it would not be easy to control such a vast empire in the absence of proper transport and communication facilities। यदि proper communication facilities नहीं है, transport facilities नहीं है, तो वो एक स्थान पर रहकर के ऑल इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए इसने क्या करा, जो रूलर्स जो बेसिकली यहाँ पे था, जिसको इसने डिफीट करी थी बेसिकली वॉर में, उन सभी को इसने क्या करा, छोड़ दिया। इसने कहा कि आप अपने अपने किंगडम में जहाँ की भी आप रूलर हो, उन्हें आप अपनी प्रेजेंस में रूल करो। बस आपने क्या करनी है, प्रत्येक साल बेसिकली पेड करनी है कुछ ट्रिब्यूट, और इसके बदले में आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको कोई वॉर नहीं लड़नी होगी, सभी तरह की जो मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं मिलिट्री से रिलेटेड वो मैं देख लूँगा, यानी कि समुद्रगुप्त देख लेगा। आपने क्या करनी है कि जिस जगह पे आप रूल कर रहे हो बस रूल करो, और प्रत्येक साल के एंड में या तो किसी टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में आपको ट्रिब्यूट पेड करना है, यानी कुछ फिक्स अमाउंट में जो मनी है, जैसा आपका किंगडम है, जैसा आप टैक्स कलेक्ट करते हो, इसके अकॉर्डिंग आपको पे करनी है। द फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, देखो ये जो ईस्टर्न इंडिया, ये जो हमारा ये ईस्टर्न इंडिया, और इधर पीछे साइड की बात करें यहाँ पे ना, तो ये हमारा हो जाएगा वेस्टर्न इंडिया, ये वाला एरिया। तो साउदर्न ईस्टर्न इंडिया और जो वेस्टर्न इंडिया होती है, इसकी जो फ्रंटियर स्टेट्स है, मिकली सबमिटेड टू समुद्रगुप्ता, वो समुद्रगुप्ता के अंदर में आ जाता है। विदाउट फाइट एज दे फियर्ड हिज पावर एंड मिलिट्री एक्सेलेंस, यानी कि इसकी मिलिट्री एक्सेलेंस को देख करके, डिसिप्लिन को देख करके, जिस प्रकार से इसकी युद्ध कौशल होती है, इसके जो वॉर करने की स्किल है, वो देख करके ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के जितने सारे लीडर होते हैं, यानी कि जो किंगडम होते हैं, राजा होते हैं, वो सब अपने आप को शेल्टर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई इन लोगों से मैं जीत नहीं सकता। दिस इंक्लूड द किंगडम ऑफ असम, तो ये कौन कौन सी किंगडम है, यानी कैसे तो आपका स्टेट्स है जिसने समुद्रगुप्त के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो बच्चों उसके नाम है असम, नेपाल, बंगाल इन द ईस्ट एंड द ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ राजस्थान इन द वेस्ट। तो ये सभी जो है, वेस्ट में राजस्थान हो गया, ईस्ट में असम है, नेपाल है, बंगाल है, इन सभी ने अपने आप को इसके अलावा समुद्रगुप्त के हवाले करके वो अपने आप को सिक्योर कर लेता है। दे एक्सेप्टेड हिम एज देयर ओवरलॉर्ड,